संसद के नए भवन में 19 सितंबर 2023 वो ऐतिहासिक तारीख बनी जिस दिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा में पेश हुआ। कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करते उससे पहले इस ऐतिहासिक बिल के लाने की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने सदन में दी। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। कानून राज्य मंत्री ने बिल पेश करते हुए बिल की बारीकियों के बारे में भी सदन को बताया। The Constitution 128th Amendment Bill 2023. It's a very important amendment. It's a very important bill. अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? लोकसभा में 20 सितंबर को और फिर राज्यसभा में 21 सितंबर को नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर चर्चा हुई। निचले सदन ने 20 सितंबर को और ऊपरी सदन ने 21 सितंबर को नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर दिया। यानी 33% महिला आरक्षण विधेयक के कानून बनने की राह 21 सितंबर को संसद ने साफ कर दी। एक बिल जिसको लेकर 27 वर्ष से जद्दोजहद चल रही थी वो 5वीं कोशिश में दोनों सदनों में लगभग पूर्ण सहमति से पारित हो गया। लोकसभा में पक्ष में 454 और विपक्ष में सिर्फ 2 मत पड़े। 454 हाँ, ना 2। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 सदस्यों ने मत डाले, विपक्ष में किसी ने वोट नहीं किया। The bill is passed by the constitutionally required majority. ऐसे में प्रधानमंत्री की वो बात याद आई जो उन्होंने लोकसभा में बिल के पेश होने से पहले कही थी। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है।
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि महिला सशक्तिकरण कुछ पार्टियों के लिए राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। गृह मंत्री से पहले अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की मांग की थी, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, मान्यवर, ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राग आलपते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। लोकसभा में ही अपनी बात रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए विपक्षी नेतृत्व में श्रेय लेने की होड़ का पुरजोर विरोध किया। जब ये प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज ऐसी एक सम्मानित नेत्री ने सदन में अपना वक्तव्य रखा, लेकिन उनका मैं एक विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं कि 2 विषयों पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्पष्टीकरण दिया है। हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, ये कथन कि अभी क्यों नहीं, और ये वक्त हमारा बिल है तो अभी करिए। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा, तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड
for women in SC/STs in the third general election. No seat shall be reserved for women in the third general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा की सदस्य हैं। 21 सितंबर को ऊपरी सदन में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि वो खुद भी महिला आरक्षण की लाभार्थी हैं। उनकी पार्टी ने हर बार इस संबंध में लाए गए विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने से और बेहतर शुरुआत संसद के नए भवन की और क्या हो सकती है। What this proposed bill provides for is reservation of seats for women in the House of the People in Lok Sabha. I've heard some members talk about reservation also should be brought in for the upper house. With the indirect election process and the way in which preference is shown in the voting, it's just not going to be possible to do any reservation. Let us keep that outside of this discussion, although it's well meant. I mean, the well-meaning suggestion has come in, but that's not going to be workable if it is not a direct election. The party that I represent, BJP, has been consistent in its support for women's reservation. BJP held its national convention in 1994 in Vadodara, and there very clearly stated that we stand for reservations of women, reservation for women in the parliament and also in the state assemblies. If that was in 1994, 1998, BJP reiterated its commitment for women's reservation by introducing it in the Lok Sabha, which I just mentioned a while ago under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. In July 2003, BJP held a national executive in Raipur in Chhattisgarh, and there they passed a resolution seeking 1/3 of all Lok Sabha constituencies to be converted for reserving for women. Progressively, that opinion has been refined now that in 2007, in the National Executive, it approved 33% reservation for all organizational positions within the party. And in 2008, sir, BJP amended its constitution to provide 33% reservation to women in its cadre posts as well. And let me take this opportunity, sir, in all humility, to thank my party. I am one of the beneficiaries of this reservation for women that I am here today, and I thank my party for having given me that opportunity. नारी शक्ति वंदन विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नारी संबंधित वो आंकड़े सदन में रखे जिस दिशा में अभी देश को बहुत कार्य करना है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 142 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की है। लेकिन बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी है वो महज 14% है और राज्यसभा में केवल 11% है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की एक रिसर्च हुई जिसमें निचले सदन में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा देखा गया 193 देशों में, जिसमें भारत की रैंकिंग 149 है, यानी 149 है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भी 146 देशों में जो भारत की रैंकिंग है वो 135वीं है। ये कोई बहुत एनकरेजिंग आंकड़ा नहीं है हमारे लिए। और सरकार के तमाम आर्थिक सर्वेक्षण भी बताते हैं कि हमारे राज्य की विधानसभाओं से लेकर हमारे देश की लोकसभा में, देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है और इसलिए महिला आरक्षण विधेयक समय की ज़रूरत है। और आज ये बड़े दुख की बात है कि छोटे छोटे देश यूएई, क्यूबा, रुआंडा, मेक्सिको, निकारागुआ, न्यूजीलैंड, ये वो देश हैं जिन्होंने 50% तक महिलाओं की भागीदारी अपने डेमोक्रेसी में सुनिश्चित कर ली है। और भारत जो कहता है कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम अपने यहाँ 50% की अभी तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, तो उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बताया कि ये उनके लिए कितने फख्र की बात है कि उनकी पार्टी ने उन्हें अपने क्षेत्र की पहली महिला सांसद होने का गर्व महसूस करने का मौका दिया। ये वक्त ये कह रहा है कि महिलाओं को इस पॉलिसी डिसीजन में
अभी उन्हें मौका देने के लिए आवश्यकता है। मैं यही कहूँगी कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूँ, एक ऐसे ट्राइबल एरिया से आती हूँ जिस ज़िले में अब तक कभी महिला सांसद नहीं बनी। जब मेरा चुनाव हुआ तब मुझे पहली बार महिला सांसद होने का मौका मिला, लेकिन मुझे उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया आरक्षण नहीं होगा, फिर भी हमारी महिला भगिनियों को वहाँ पे मौका मिलेगा और शायद मैं पहली महिला वहाँ से सांसद चुन के आई। महिलाओं को अगर अवसर मिलता है तो बहुत अच्छा काम खड़ा करता है। आज हमारी अनेक यहाँ पे महिला साथी उपस्थित है और ख़ास करके वहाँ यहाँ तक आने के लिए सभी ने संघर्ष किया है। मुझे लगता है यह बिल उस दिशा में जा रहा है कि नारी शक्ति को वंदन करने के साथ साथ उन्हें अच्छा अवसर देगा। सभी देशवासियों की तरफ से मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये एक नया अवसर हम सभी महिलाओं के सम्मान में लाया गया ये बिल है। इस देशभक्ति का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले संसद में अपनी बात रखते हुए अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उसी अंदाज में उन्होंने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और विपक्ष पर निशाना भी साधा। उपसभापति महोदय, अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति। महिलाओं की गाड़ी अब नहीं कहीं भी रुकेगी, महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी, महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेगी। सशक्त हो गई है नारी, सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी, लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी, और मोदी जी के साथ अब आएगी महिलाएं सारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ। महिलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ, महिलाओं पर अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ। महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं कई साल महिलाओं के लिए लड़ा हूँ। मोदी जी लाए हैं नारी शक्ति का वंदन बिल, पूरे भारत की महिलाओं का खुश है दिल। सारे विरोधी अब हो जाएंगे किल, अच्छी सेहत के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पील, क्योंकि देश की जनता घमंडिया गठबंधन को करेगी नील। लोकसभा में 20 सितंबर को संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 पर 9 घंटे 57 मिनट चर्चा चली, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 ने विरोध दर्ज किया। वहीं 21 सितंबर को राज्यसभा में मौजूद सभी 214 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जहां सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को अमृतकाल में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, तो वहीं विपक्ष के कुछ सांसदों ने बिल का समर्थन करते हुए इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताया, तो किसी ने इसे अधूरा बिल बताया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सार्थक चर्चा हुई। बिल पर समर्थन करते हुए सभी ने अपने अपने विचार रखे और तर्क दिए। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि लंबे अरसे से महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ती आईं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करती है, लेकिन इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि वे खुद भी महिला आरक्षण बिल का मुद्दा कई बार सदन में उठा चुकी हैं। सरकार को इस बिल पर सहमति के लिए सभी हितधारकों, राजनीतिक दलों को शामिल करना चाहिए था। योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। The Prime Minister mentioned the Women's Reservation Bill, and when our own Meghwal ji introduced the bill, our minds were so full of happiness, and the lines of Mahakavi Bharati rang in my heart. பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை கான் என்று கும்மி அடி, which if I translate says that we have come to make laws and to rule. Now we are equals and let us cherish it. But then, like the crores and crores of my sisters who are waiting for this bill to be passed, my heart also sank when you said we had to wait for it and we don't know when actually the bill is going to be implemented. टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सत्ता पक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिल को परिसीमन के बाद लागू करना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पहले ही सदन में 40% आरक्षण लागू कर चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सांसदों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि मन, कर्म और वचन से भी महिलाओं के प्रति सम्मान रखने की नसीहत दी। Why is the delimitation linked with the reservation? It's a sinister move, and we'll have more members in parliament from states which have failed in population control and poor women empowerment. Rather than allocating vast sums of money towards construction of structures and altering names of citizen nations, I would urge my colleagues in BJP to prioritize transformation of the mindset. It is imperative that they demonstrate genuine respect for women by aligning their actions with their words. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी कोटे की मांग उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की बड़ी महिला आबादी को इस रिजर्वेशन में शामिल करना चाहिए था। इसके साथ ही बिल का समर्थन करते हुए इसे तुरंत लागू करने की मांग की। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार बड़ा दिल करके बिल में SC/ST और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। वहीं सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि बिल में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। I felt, these were my emotions, that BJP was taking anticipatory bail by making him lead from the front this time in the debate. The reason of the anticipatory bail was he was asking us all the questions which we have raised or which have come in newspapers or what people have said yesterday. He yesterday said he said that oh ये तो ST SC OBC का अभी मांग करेंगे। क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? एंड व्हाई नॉट? दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन 303, दे दीजिए, नथिंग रॉन्ग। 13 साल से बिल अटका हुआ था सर, और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब? सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा?
और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये महिला विधेयक बिल। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिल लाने की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में महिला आरक्षण बिल लाने का वादा किया था। बीजेपी को इस वादे को पूरा करने में 9 साल का लंबा वक्त लग गया। वहीं अन्य विपक्षी सांसदों ने भी बिल का समर्थन करते हुए लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर अपने अपने विचार रखे। आरोप प्रत्यारोप और बिल के समर्थन में सार्थक चर्चा के साथ ही लोकसभा में वोटिंग हुई, जिसके बाद लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2/3 बहुमत से पारित हो गया। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। राज्यसभा में बिल पर विपक्ष की राय। 21 सितंबर को राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग में सभी सांसदों ने एक सुर में बिल को समर्थन दिया। हालांकि विपक्ष के कुछ सांसदों ने आरोप प्रत्यारोप के साथ अपने अपने विचार साझा किए। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जरूरी सुधारों के साथ जल्द ही इसे कानूनी तौर पर लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि बिल को लाने के लिए जनगणना और परिसीमन तक इंतजार की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण सदस्यों की मौजूदा संख्या के अनुपात में किया जा सकता है। इस दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। आपने जयपुर में कहा था 4 सितंबर को, क्या कहा था? वो दिन दूर नहीं जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये आप तय किए थे कि आपको मालूम भी हो गया था और इसका प्रचार आप वहाँ जयपुर में कर दिए। तो अब इससे बड़ी बात क्या है? लोग कौन होते हैं महिलाओं को आरक्षण देने वाले? Who the hell are we? हमारे में हिम्मत है, हम तो आ गए। हमारे लीडर्स में हिम्मत है, हमको ले आए। अब जिनको लाना चाहिए वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने महिला आरक्षण बिल लाए जाने पर खुशी जताई। साथ ही कहा कि उम्मीद है कि आरक्षण का लाभ आदिवासी, पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाओं को भी मिलेगा। वहीं अन्य विपक्षी सांसदों ने भी उच्च सदन में महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी अपनी राय रखी। इसी के साथ संसद के दोनों सदनों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पास हो गया। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने वाला बिल जनगणना पूरी होने और परिसीमन के बाद लागू होगा।